हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि म्यूजिक यानी संगीत के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति आखिर कहते किसे हैं। तो गायन और वादन में उपयोगी ध्वनि का वो सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है। गायन और वादन यानी कि गाने और बजाने में जो उपयोग होता है आवाज, यानी कि जो ध्वनि उपयोग होता है, जो आवाज उपयोग होता है गाने और बजाने में, उस आवाज का जो सूक्ष्म भाग होता है यानी कि उस आवाज का जो छोटा सा भाग होता है वही श्रुति कहलाता है। सिंपल में बोले तो ये होगा कि गाने और बजाने के समय जो आवाज का उपयोग करते हैं और उस आवाज का छोटा सा भाग होता है वही श्रुति कहलाता है। अब श्रुति जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप में पहचाना जा सके वही श्रुति होता है। और श्रुति शब्द जो होता है, ये जो श्रुति शब्द है ये श्रवण से निर्मित है। श्रवण का अर्थ क्या होता है? तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना, अर्थात वह सूक्ष्म ध्वनि यानी कि वह सूक्ष्म आवाज, वो छोटा सा आवाज जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक रूप में यानी कि अलग रूप में पहचानी जा सके वह श्रुति कहलाती है। समझ गए? ये तो समझ गए, लेकिन इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि लाइन टू लाइन आप लोग एग्जाम में याद नहीं रख सकते, इसलिए आप लोगों को खुद से समझ करके याद रखना है। यानी कि इसको एक बार समझ लिए किस तरह से लिखना है, ये समझ गए, क्या होता है वो समझ गए, लेकिन आप लोगों को खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना है। जिस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि गाने और बजाने के समय जिस आवाज का या फिर उस आवाज का जो छोटा सा भाग होता है उसे हम उपयोग करते हैं और उसी आवाज को हम लोग श्रुति कहते हैं। गाने बजाने के समय में जिस आवाज का प्रयोग करते हैं और उस आवाज का छोटा सा भाग होता है वही श्रुति कहलाता है। समझ गया? और जिसे सुनकर क्या होता है अलग अलग स्पष्ट रूप में हम पहचान सकते हैं। और श्रुति शब्द जो है, ये जो श्रुति शब्द है ये निर्मित किससे, ये बना किससे? तो ये श्रवण शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? श्रवण शब्द से। और श्रवण का मतलब होता है सुनना। समझ गए? इसलिए आप लोगों को खुद से अपने मन से बना करके आंसर को लिखना है एग्जाम में, इसलिए इस तरह से इसका आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ठाठ किसे कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि कल्याण ठाठ, तो लेकिन ठाठ कहते किसे हैं? तो सप्तक के स्वरों तथा 5 उपस्वरों के विभिन्न मेल से ठाठ की संज्ञा दी गई है। सप्तक के जितने भी स्वर है तथा जो 5 उपस्वर है सप्तक के, उसके जो विभिन्न मेल है उसी को ठाठ कहते हैं। कई शास्त्रकारों ने ठाठ को मेल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार मध्यकालीन संगीत में राग रागनी का प्रचलन हुआ था ठीक उसी प्रकार। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ठाठ किसे कहते हैं। तो सप्तक के जो स्वर है तथा सप्तक के जो 5 उपस्वर है, सप्तक के स्वर जो है और उसके जो 5 उपस्वर है उसके जो विभिन्न मेल होते हैं उसी को हम ठाठ कहते हैं। सिंपल सा इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी याद रखना है कि वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। और वर्ण कहते किसे हैं? तो गायन और वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाएं होती है, उन्हीं क्रियाओं को हम वर्ण कहते हैं। अब गाने और बजाने के समय में क्या होता है? विभिन्न क्रियाएं होती है, विभिन्न काम होता है और उन्हीं काम को हम वर्ण कहते हैं। गाने और बजाने के समय जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, काम होती है, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अब कौन सा काम होता है, कोई काम होता है तो होता कौन सा काम है? जैसे नीचे के स्वर तथा ओ जाना तथा ऊपर के स्वरों को नीचे आना। कभी क्या होता है संगीत में हम धीरे से स्टार्ट करते हैं, स्लोली स्टार्ट करते हैं और वो ऊपर तक जाते रहता है। कोई सॉन्ग बजता है, कोई गाना बजता है, उसमें क्या होता है धीरे से शुरुआत होता है उस गाने की और वो थोड़ा ऊपर तक जाता है, उसका लय जो होता है वो ऊपर तक जाता है। और कभी क्या होता है लय एकदम ऊपर से उठता है, एकदम जोर से आवाज रहता है और थोड़ा धीरे धीरे आ जाता है। मतलब ये ऊपर नीचे का जो क्रम है इसी क्रम को हम लोग स्वर्ण कहते हैं। यानी सिंपल वे में बोले तो गाने और बजाने के समय जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे स्वरों का ऊपर जाना और स्वरों का नीचे आना, वही वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो है ये 4 होते हैं। कौन कौन से? तो स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो चारों का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये वर्ण किसे कहते हैं या और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो गाने और बजाने के समय जो विभिन्न काम होता है, यानी जैसे स्वर ऊपर जाता है स्वर नीचे आते हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण 4 होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण। समझ गए? अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कि अलंकार या पलटा किसे कहते हैं। अलंकार या फिर पलटा हम कहते किसे हैं? तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। कई बार हम गहना का जो दुकान होता है उसका नाम देखिएगा अलग अलग आभूषण के नाम से ही होगा, यानी अलंकार का नाम क्या होता है? तो आभूषण होता है। अर्थात स्वरों का वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े, अलंकार या पलटा कहलाती है। यानी कि अलंकार किसको कहते हैं? तो आभूषण से। आभूषण क्या होता है? तो कोई पहनने से और ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये
हुआ कि स्वरों का जो क्रमबद्ध श्रृंखला होता है, यानी स्वर जो होते हैं उसको उसमें जो अलंकार को अगर हम लगा देते हैं उससे क्या होता है, स्वर की सुंदरता बढ़ जाती है, इसी को हम अलंकार कहते हैं। तो अर्थात स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने से राग की सुंदरता बढ़ जाए, राग की जो सुंदरता होती है वो अलंकार लगाने से बढ़ जाती है। क्या उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं या पलटता कहते हैं। समझ गए, यह 3 वर्णों से बनी होती है, ये जो अलंकार होता है या पलटा होता है। कौन कौन से, तो अर्थात अस्थाई, आरोही तथा अवरोही वर्णों पर आधारित होता है। समझ गए, यानी कि 3 से बना होता है। अलंकार या पलटा किसे कहते हैं, तो अलंकार और पलटा का अर्थ ये होता है कि उसे लगाने से राग की क्या होती है, सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार लगाने से राग में राग की सुंदरता बढ़ जाती है और उसी को हम अलंकार या पलटा कहते हैं। समझ गए। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा कि वादी और या अंशस्वर और संवादी स्वर में अंतर, वादी या अंशस्वर और संवादी स्वर में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि वादी, अंश स्वर और संवादी स्वर में क्या क्या अंतर है। तो वादी या अंश स्वर कहते किसे, ये दोनों सेम ही है। समझ गए ना कि वादी या अंश स्वर जो है ये एक ही शब्द है। कि वादी और अंश स्वर क्या है, तो किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों का एक स्वर प्रमुख या प्रधान होता है, जिसे हम वादी स्वर कहते हैं। इसे अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि वादी या अंश स्वर पहले तो क्या था ये समझेंगे तब हम संवादी स्वर समझेंगे। तो वादी या अंश स्वर जो होता है ये किसी भी राग में जब लग जाता है, तो राग में जब प्रयुक्त हो जाता है होने वाले सभी स्वरों में एक स्वर की प्रमुख या प्रधान होता है। जब ये जो वादी या अंश स्वर होता है ये किसी भी राग में लगता है तो उसका प्रधान हो जाता है और उसी को हम वादी स्वर कहते हैं। इसे हम अंश स्वर भी कहते हैं या फिर जीव स्वर भी कहते हैं। अब संवादी स्वर क्या है, तो संवादी स्वर क्या होता है, राग में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर एक अन्य उपमुख स्वर होता है। क्या होता है, राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं ना, सिर्फ वादी को छोड़ करके, यानी कि राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं उसमें सिर्फ हम वादी को हटा दे, सिर्फ वादी को हटा दे तो अन्य जितने भी बच गए उपमुख स्वर उसे ही हम संवादी स्वर कहते हैं। यानी कि राग में लगने वाले स्वर को हम संवादी कहते हैं सिर्फ वादी को छोड़ करके। समझ गए, कि राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं उसी को हम संवादी स्वर कहते हैं सिर्फ वादी स्वर को छोड़ करके। समझ गए, यह वादी स्वर का अनुरूपक होता है, यानी कि अनुरूपक मतलब उल्टा होता है। संवादी, वादी और संवादी याद रखिएगा। अगर पर्यायवाची विलोम शब्द में पूछा जाए कि वादी का उल्टा क्या होगा, तो संवादी होगा। समझ गए, मतलब वादी का ठीक उल्टा है। समझ गए, संवादी स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वादी या फिर संवादी स्वर किसे कहते हैं, और वादी को ही कहते हैं अंश स्वर। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवादी या विवादी स्वर में अंतर बताएं। अनुवादी स्वर क्या है और विवादी स्वर क्या है, इसमें आपको अंतर बताना है, मतलब दोनों का डिफाइन कर देना, बात खत्म। तो अनुवादी स्वर पहले क्या है, तो ये भी 5 नंबर में ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राग में वादी तथा संवादी स्वरों को छोड़कर लगने वाले अन्य सभी स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं। जैसे राग भूपाली में सा एवं प स्वर अनुवादी कहे जाएंगे। समझ गए कि अनुवादी स्वर क्या है, तो राग, कोई भी राग होता है उसमें वादी तथा संवादी स्वर को छोड़कर लगने वाले अन्य सभी, जैसे अभी कभी क्या पढ़े थे ये क्वेश्चन में देखिए कि संवादी स्वर किसे कहते हैं, तो जो राग होता है, कोई भी राग लगाया जाता है उस राग में जो भी राग लगाएंगे सिर्फ वादी स्वर को छोड़कर तो वो संवादी कहलाएगा। उसी तरीका से अनुवादी स्वर में क्या होता है कि वादी और संवादी, यानी कि 2 अभी पढ़े थे ना, वादी और संवादी। तो अनुवादी स्वर में वादी और संवादी स्वर को छोड़कर जितने भी राग लगाए जाते हैं वही कहलाता है अनुवादी स्वर। जैसे राग भूपाली में सा एवं प स्वर को अनुवादी कहे जाएंगे। समझ गए, यानी कि उसको हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है विवादी स्वर। सर यहाँ पर पकड़ लेंगे इसको जैसे भूपाली में सौ एवं प स्वर ये जो है अनुवादी कहे जाएंगे। समझे, इन्हीं के नहीं कहे जाएंगे ही विवादी। अब विवादी स्वर क्या है, नाम से ही पता चलता है विवादी होगा, यानी कि जहां पर जाएगा विवाद करेगा। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनके लगने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, नाम से ही पता चला कि विवादी, यानी कि विवाद करेगा, यानी जहां पर भी जाएगा वहां पर विवाद करेगा, जहां पर भी लग जाएगा उसको नष्ट कर देगा, इसी को हम विवादी स्वर कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अनुवादी एवं विवादी स्वर में क्या क्या अंतर है। तो अनुवादी स्वर हम उसे कहते हैं ऐसे राग में जिस राग में कि संवादी और वादी स्वर नहीं लगे, उसे ही हम अनुवादी स्वर कहते हैं। और विवादी स्वर ऐसे राग को कहते हैं कि राग में जल लग जाने से जो भी राग होता है उसमें अगर विवादी स्वर लग जाए तो राग नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तान एवं अलाप की परिभाषा दें। अब तान क्या है या अलाप क्या है, इस दोनों की परिभाषा आपको अलग अलग देना है। समझ गए, दोनों अलग अलग वर्ड है, तान अलग वर्ड है और अलाप अलग वर्ड है। तो तान क्या है और अलाप क्या है, इस दोनों की परिभाषा दें। तो तान क्या है कि स्वरों का वह समूह जिससे राग का विस्तार किया जाए। तान का वह समूह, स्वरों का वह समूह जिससे कि क्या होता है राग का विस्तार किया जाता है। समझ गए, उसी को हम करते हैं तान। समझ गए। और स्वरों को तानने या फैलाने का काम तान कहलाता है। क्या होता है कि स्वर का जो तानने, क्या होता है स्वर को कभी कोई तानते रहता है, मतलब किसी भी वर्ड को क्या ज़्यादा बोल रहे हैं, जैसे धीरे धीरे और एकदम स्लो वर्जन में बोल रहे हैं, तो उसी को कहते हैं स्वरों को तानने का जो काम होता है, उसी को स्वर का जो तानने का काम होता है उसी को हम तान कहते हैं। यानी क्या होता है ना, किसी सॉन्ग को क्या, जैसे देखते हैं उन्हें
स्लो वाला वीडियो होता है, एकदम स्लो धीरे धीरे चलते रहता है, उसी को जो स्वर में जैसे बोला जाता है, जैसे स्लो रिवर्ब आप सॉन्ग सुनते होंगे, उसमें क्या होता है कोई भी गाना को धीरे धीरे गाया जाता है, मतलब एक ही वर्ड को ताना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं तान। समझ गए ना? जो गाना होता है ना स्लो रिवर्ब, उस गाना को क्या होता है, गाना तो सेम ही रहता है, बस उस गाना में क्या होता है धीरे धीरे सुना जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। अब अलाप क्या कहते हैं, तो स्वरों के विस्तार को अलाप कहते हैं, स्वर का जो विस्तार किया जाता है उसी विस्तार को हम अलाप कहते हैं। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है कि पकड़ किसे कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि पकड़ मतलब किसी को पकड़ेगा। प्रत्येक राग में कुछ ऐसे विशिष्ट स्वर समुदाय होते हैं जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से राग की पहचान या पकड़ आ जाता है, अतः राग में लगने वाले विशिष्ट स्वर को समुदाय कहते हैं, जिसमें हम राग को पकड़ सके वो पकड़ कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पकड़ किसे कहते हैं। समझ गए? पकड़ कहते किसे, तो राग में लगने वाला जो विशिष्ट स्वर समुदाय होता है जिसे सुनकर अच्छा लगता है वही पकड़ कहलाता है, जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से राग की पहचान की जाए, मतलब जैसे हम राग को सुनेंगे। समझ गए? जैसे हम सुन रहे हैं कि राग को, जैसे हम कोई राग है, स्वर है, उसको सुन रहे हैं और उसमें पकड़, जैसे स्वर सुन रहे हैं और स्वर में क्या होगा, जो भी राग लगा हुआ है वो राग को हम पकड़ लेंगे। जैसे गाना में अगर हम सुनते हैं गाना और सुन करके हम पहचान जाते हैं कि किस सिंगर ने गाया, उसी तरह से अगर हम राग और स्वर को सुनेंगे और उसमें पहचान हो जाए कि वो कौन सा उसमें राग लगा हुआ है, तो उसी को हम पकड़ कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि तान किसे कहते हैं। तान का अर्थ होता है, तान का अर्थ है तानना या फिर फैलाना, अर्थात गायन और वादन के क्रम में राग में लगने वाले स्वरों तथा उसके लक्षण को ध्यान में रखकर द्रुत गति के स्वरों का विस्तार करना ही तान कहलाता है। तन्य वाद्यों पर तान बजाने का तोड़ा कहा जाता है। यानी तान किससे कहते हैं, तो तान का अर्थ होता है, तान से ही पता चलता है तानना या फैलाना, तो अर्थात यानी इसका मतलब गाने या वादन के समय, गाने और बजाने के समय क्रम में राग में लगने वाले स्वरों को उसके लक्षण को ध्यान में रखते हुए द्रुत गति से स्वरों का विस्तार करना, यानी कि जो उसका स्वर रहेगा उसका जो ध्यान में रखेंगे किस तरह से हमें गाने और बजाना है, उसमें स्वर का क्या करेंगे, विस्तार करते चलेंगे। मतलब जब हम गाना गाते रहते हैं तो गाना में क्या होता है, कभी ले को नीचे, कभी ले को ऊपर, कभी स्वर को तान तीर मतलब ज़्यादा देर तक गाते रहते हैं, कभी कम देर तक उसी वर्ड को गाते रहते हैं, उसी को हम तान कहते हैं। मतलब कोई गाना ऐसे ऐसे बज रहा है, वो उसी समय हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को हम बार बार गाते रहते हैं, 2 बार 3 बार गाते हैं, और किसी को थोड़ा थोड़ा गा करके चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे, वो जो स्वर को हम तानते रहते हैं उसी को हम तान कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विभाग किसे कहते हैं। सुविधा के लिए प्रत्येक ताल में छोटे छोटे विभाजन किए गए वे कर दिए गए जिन्हें विभाग कहते हैं। हर एक ताल के विभागों की संख्या निश्चित होती है। सुविधा के लिए क्या है कि प्रत्येक ताल जो होते हैं उसमें छोटे छोटे विभाजन कर दिए गए, यानी कि बंटवारा कर दिए गए, जितने भी ताल है उसमें छोटे छोटे बंटवारा कर दिए गए, और जो बंटवारा कर दिए गए इसे ही हम विभाग कहते हैं। हर एक ताल में विभागों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो हर एक जो ताल होता है उसको क्या कर दिया गया, उसका छोटा छोटा ताल का विभाजन कर दिया गया, ताल का बंटवारा कर दिया गया छोटा छोटा, और उसे ही विभाग कहते हैं। और हर एक ताल में जो बंटवारा किया गया उस निश्चित संख्या में बंटवारा को किया गया है। समझ गए? तो विभाग इसे ही कहते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।